प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदावम् जिणवरवसहेण जीर्णनेतीर्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। अपनी चर्चा यहाँ चल रही है 35वीं गाथा के संदर्भ में। 35वीं गाथा में भाव संवर के भेद बताए गए हैं। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं एक बार अपन। वद समिधि कुत्थियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्रं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। ये यहाँ कहा गया है। संवर के भेद अथवा संवर के कारण बताए गए हैं। इनमें से व्रत समिति गुप्ती धर्म, इनकी चर्चा पूर्ण हुई और अनुप्रेक्षाओं की चर्चा चल रही है। और अनुप्रेक्षाएं जो 12 होती हैं, उनमें से जो 10वीं अनुप्रेक्षा है, कौन सी है 10वीं अनुप्रेक्षा? लोक अनुप्रेक्षा, लोक भावना। उस लोक भावना का वर्णन यहाँ आचार्य देव विस्तार से कर रहे हैं। लोक भावना में लोक के भौगोलिक स्वरूप का चिंतन भी किया जाता है, उसके क्षेत्रव्यात्मक जो उसका स्वरूप है उसका भी चिंतन किया जाता है, और वास्तव में जो चैतन्य लोक आध्यात्मिक स्वरूप है उसका भी चिंतन लोक भावना के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ भौगोलिक स्वरूप की चर्चा, लोक के भौगोलिक स्वरूप की चर्चा यहाँ चल रही है। लोक के सामान्य स्वरूप का वर्णन हमने पिछली 2 क्लासों में देखा था कि लोक कितना ऊंचा, लंबा, चौड़ा, गहरा है और चारों तरफ से वात वलयों से घिरा हुआ है, वात वलयों के आधार से है। और इस लोक में यानी लोक के विभाजन, 3 विभाजन किए गए हैं और उस विभाजन का आधार सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के नीचे का पूरा हिस्सा अधोलोक कहलाता है, सुमेरु पर्वत के ऊपर का पूरा हिस्सा ऊर्ध्वलोक कहलाता है, और सुमेरु पर्वत जितना है उतना भाग वो मध्यलोक कहलाता है। और इस लोक में बीचों बीच यानी सामने से देखेंगे तो भी बीचों बीच, क्योंकि बीच में वो एक राजू ही मोटाई है मध्यलोक की तरफ, तो वहां बीच में। और वास्तव में देखें तो गहराई में जाएं, जब लोक 7-7 राजू सब जगह से गहरा है, उत्तर दक्षिण जो लोक की गहराई कहें, मोटाई कहें, वो 7 राजू है। तो उस 7 राजू के बीच में, यानी आगे से चलेंगे तो 3 राजू अंदर जाएं, पीछे से आएंगे तो 3 राजू आगे आए, और बीच में जो 1 राजू का स्थान है उसमें 1 राजू चौड़ी, 1 राजू गहरी और कुछ कम 13 राजू ऊंची या लंबी, या दूसरे अपेक्षा से कहें तो 14 राजू ही ऊंची ऐसी त्रस नाड़ी, एक नली के समान बीच में एक नली है, उसे त्रस नाड़ी या त्रस नाली नाम दिया गया है। और जितने भी त्रस जीव हैं वो त्रस जीव उसके अंदर ही पाए जाते हैं, उसके बाहर त्रस जीव
3 अपवाद हैं, उन 3 अपवादों के अलावा, और वो अपवाद भी कितनी देर के लिए है, वो कुछ मतलब कुछ समयों का टाइम है। उसके अलावा कोई भी त्रस जीव त्रस नाली के बाहर नहीं पाया जाता है, और त्रस नाली के बाहर जितना भी एरिया है वो पूरा एरिया स्थावर लोक कहलाता है। त्रस नाली के बाहर का पूरा एरिया वो स्थावर लोक कहलाता है। देखिए ये चित्र हमने देखे थे, चलिए अभी वो खुल नहीं पा रहा है। तो समझ में आ गया आप लोगों को, त्रस नाली जो है, त्रस नाली के बाहर का पूरा एरिया वो स्थावर लोक कहलाता है। अब हमें आज चर्चा करनी है, शुरू करनी है चर्चा अधोलोक के संदर्भ में। अधोलोक के संदर्भ में हमें चर्चा करनी है। देखिए थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं अपन अपने द्रव्य संग्रह से। पेज नंबर है 132, बृहद द्रव्य संग्रह, पेज नंबर 132 पे। लोक का आकार कैसा है, वो लोक के आकार के संदर्भ में भी हमने 2-3 उदाहरण देखे थे कि एक आधे मृदंग पर एक पूरा मृदंग रखा जाए, या तो ऐसा आकार कहें, ये पहला उदाहरण, या फिर उसको पुरुषाकार, दोनों पैर फैलाकर कमर पर हाथ रखकर कोई पुरुष खड़ा है, वो पुरुषाकार, ये दूसरा उदाहरण। और तीसरा उदाहरण क्या, कि 3 शकोरे एक के ऊपर एक रखे हैं, पहला शकोरा उल्टा, दूसरा उसके ऊपर सीधा और तीसरा वापस से उल्टा, ऐसा त्रिशराव संपुटाकार। तो लोक का आकार कैसा है, उसके लिए शब्द आते हैं मृदंगाकार अथवा पुरुषाकार अथवा त्रिशराव संपुटाकार। ये लोक के आकार के संबंध में उदाहरण यहाँ बताए गए हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं, ये अपन ने कुछ पढ़ा था, पूरा यहीं से पढ़ते हैं, पता नहीं कितना पढ़ा था, ध्यान नहीं है मुझे। उसका आकार कहते हैं, नीचा मुख करके रखे हुए आधे मृदंग पर संपूर्ण मृदंग रखने पर जैसा आकार होता है वैसा लोक का आकार है, परंतु मृदंग गोलाकार होता है और लोक चौरस यानी चौकोर है, इतना अंतर है। अथवा पैर चौड़े करके कटी पर हाथ रखकर खड़े हुए पुरुष का जैसा आकार होता है वैसा लोक का आकार है। अब उसकी ही ऊंचाई लंबाई विस्तार का कथन करते हैं। 14 राजू ऊंचा, उत्तर दक्षिण सब ओर यानी सब तरफ 7 राजू चौड़ा है, पूर्व पश्चिम में नीचे के भाग में 7 राजू चौड़ा है, उस अधो भाग से चौड़ाई क्रम से घटते घटते जहां मध्यलोक है वहां 1 राजू चौड़ाई रहती है। मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सबको? ये अपन ने 2 दिन से सारी चर्चा कर ली है। इसके पश्चात मध्यलोक से ऊपर क्रम से बढ़ती है, मध्यलोक तक घटती है, फिर मध्यलोक के ऊपर वापस बढ़ती है, और ब्रह्मलोक के अंत में 5 राजू चौड़ाई हो जाती है। ये ब्रह्मलोक क्या है, ये ब्रह्मलोक 5वें स्वर्ग का नाम है। तो वहां जहां पर वो चौड़ाई बढ़ रही है वो जगह आ जाती है, उस जगह तक 5वां स्वर्ग। ब्रह्मलोक के अंत में 5 राजू चौड़ाई हो जाती है, इसके पश्चात फिर घटती है और लोक के अंत में 1 राजू की चौड़ाई रहती है। राजू कितना बड़ा होता है, असंख्यात योजन का 1 राजू होता है। राजू की नाप कितनी है, असंख्यात योजन का 1 राजू है। उसी लोक के मध्य भाग में उखल के मध्य भाग से नीचे की ओर छिद्र करके एक बांस की नली रखी हो वैसा आकार होता है, उसके समान एक चौकोर त्रस नाड़ी है, वह 1 राजू लंबी चौड़ी और 14 राजू ऊंची है। उसके नीचे के भाग में 7 राजू अधोलोक संबंधी है
ऊर्ध्व भाग में मध्य लोक की ऊंचाई संबंधी 1,00,000 योजन प्रमाण सुमेरु पर्वत की ऊंचाई सहित 7 राजू ऊर्ध्व लोक संबंधी है। देखिए अपन ने लोक कितने होते हैं, ये टॉपिक अपन ने देखा था। तो अलग अलग अपेक्षाओं से लोक कितने होते हैं, सामान्य रूप से कहेंगे तो लोक है, एक है। अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो लोक 2 होते हैं। कौन से 2 लोक होते हैं कि एक अधोलोक और एक ऊर्ध्वलोक। मध्य लोक है कहाँ, कितना सा है। मध्य लोक को भी ऊर्ध्वलोक में ही काउंट कर लिया जाता है कि 7 राजू का अधोलोक, 7 राजू का ऊर्ध्वलोक। यानी एक अपेक्षा है कहने की, क्योंकि वो मध्य लोक का इतना सा 1,00,000 योजन जितना हिस्सा, उसको भी ऊर्ध्वलोक में काउंट कर लिया जाता है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि ऊर्ध्व भाग में मध्य लोक की कितनी ऊंचाई है, 1,00,000 योजन प्रमाण। सुमेरु पर्वत जितना है उतनी मध्य लोक की ऊंचाई है। 1,00,000 योजन प्रमाण सुमेरु पर्वत की ऊंचाई सहित 7 राजू ऊर्ध्व लोक संबंधी है। तो ये यदि हम कहें लोक 2 होते हैं, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक, तो इस अपेक्षा से 7 राजू का अधोलोक, 7 राजू का ऊर्ध्वलोक। इसके पश्चात अधोलोक का कथन करते हैं। अधोलोक में क्या है कि अधोलोक कहाँ से शुरू होता है और अधोलोक में क्या क्या वर्णन समझ लीजिए रचनाएं हैं। तो अपने तत्वार्थ सूत्र में जो 3रा अध्याय है वो यहीं से शुरू होता है, अधोलोक के वर्णन से ही। देखिए ये लोक का अपन केवल अपन ऊर्ध्वलोक नहीं बनाते हैं, केवल ये अधोलोक की रचना देखनी अपने को। तो ये अधोलोक इस तरह का है, इस तरह का अधोलोक है। यहाँ ये मध्यलोक आ गया, ठीक है। ऐसी रचना बनेगी ना, केवल अधोलोक को अपन देखेंगे। मैंने कुछ फोटो सेंड की थी ग्रुप में, उसमें अधोलोक का भी चित्र है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। 3 लोक संबंधी चित्र मैंने उसमें भेजे हैं, कल नहीं परसों भेज दिए थे शायद। तो ये अधोलोक है। अब अधोलोक कहाँ से शुरू हो रहा है कि ये ऊपर है, ये सुमेरु पर्वत, ये मध्य लोक में, ये समझ लीजिए सुमेरु है। तो ये सुमेरु की जड़ जहां है, ये इसकी जड़ है। ये एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी का नाम है चित्रा पृथ्वी। क्योंकि कोई बेस होगा ना, मध्य लोक है तो किसी बेस पर है। जैसे 3 लोक है, वो किस पे टिका है, 3 लोक वो किसी पृथ्वी पे नहीं टिका, वो तो वात वलयों के आधार पे टिका है। ये वात वलय है यहाँ पर। तो 3 लोक तो वात वलयों के आधार पर है। लेकिन अब ये जो मध्य लोक है, ये मध्य लोक भी हवा में ही टिका हुआ है क्या? ये मध्य लोक भूमि है, पृथ्वी है, उसका नाम है चित्रा पृथ्वी, ठीक है। अब ये चित्रा पृथ्वी के अंदर 1,000 योजन नीचे, सुमेरु की रचना अपन बाद में देखेंगे, ये सुमेरु पर्वत की जड़ है। तो इस दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ी सी बड़ी बना देती हूँ। ये समझ लीजिए इतनी जड़ है इसकी, ऐसा समझ लीजिए ऊपर सुमेरु है, ये इतनी जड़ है। यहाँ अब दिख रही है, ये जड़ है। तो ये सुमेरु की जड़ जहां खत्म हुई, यहाँ तक तो है मध्यलोक, ये जड़ है। ये ऊपर का फ्लैट सरफेस जहां हम लोग रहते हैं, ये फ्लैट वाला है, और उसके ऊपर ये सुमेरु जो दिखाई दे रहा है, और फिर नीचे होती है जड़। तो सुमेरु की जड़ जहां पर है वहां तक तो है मध्यलोक का हिस्सा। और ये कितनी है जड़, ये 1,000 योजन की जड़ है। तो ये तो मध्यलोक में है, और यहीं से लेकर फिर ऊपर है 99,000 योजन। ये सुमेरु, ये ऊपर तो है 99,000 और यहाँ है 1,000। तो टोटल मिलके कितना हो गया, ये टोटल मिलके हो गया 1,00,000 योजन। ये 1,00,000 योजन की हाइट मध्यलोक की है, सुमेरु की जड़ से लेके सुमेरु के टॉप तक, चोटी तक। अब इस सुमेरु की जड़ से नीचे, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है अधोलोक। सुमेरु की जड़ के नीचे से अधोलोक प्रारंभ होता है। अधोलोक में क्या है,
क्या है अधोलोक में? ये अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं। पूरे विश्व में, पूरे लोक में कुल मिलाकर 8 पृथ्वियां हैं। कितनी पृथ्वियां हैं? 8। पृथ्वी किसे कहते हैं? पृथ्वी किसे कहते हैं? बता सकते हैं पृथ्वी किसे कहते हैं? हाँ भाई, पहले पढ़े हुए ना आप लोग। मीनू दी, पृथ्वी किसे कहते हैं? एक वो समतल भूमि, क्या बोलेंगे? समतल भूमि को पृथ्वी कहते हैं। बोले शिमला अभी। जो लोक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है उसे पृथ्वी कहते हैं। बहुत बढ़िया। जो लोक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टच हो, लोक के एक सिरे से दूसरे सिरे को स्पर्श करे, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब पहुंचती है वो कहलाती है पृथ्वी। यानी ये लोक का ये एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है, और यहाँ से यहाँ तक जो फैली हुई है वो पूरी कहलाती है पृथ्वी। तो ऐसे लोक में 7 पृथ्वियां हैं। तो अधोलोक में ऐसी 7 पृथ्वियां हैं, और उन पृथ्वियों के बीच में वहां नरक हैं, इसलिए उनको नरक पृथ्वियां कहते हैं। 7 पृथ्वियां अधोलोक में है, एक के बाद एक, नीचे नीचे। अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं और एक के नीचे एक, यानी पहली, फिर उसके नीचे दूसरी, उसके एक के नीचे एक, मतलब लगातार नहीं, बीच में गैप है, लेकिन एक के बाद एक, ऐसा 7 नरक पृथ्वियां। ऐसा नहीं पहली पृथ्वी सबसे नीचे, दूसरी पृथ्वी उसके ऊपर, ऐसा नहीं। पहली पृथ्वी है ये यहाँ सबसे ऊपर, दूसरी उसके नीचे, तीसरी उसके नीचे, चौथी उसके नीचे, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे 7 पृथ्वियां हैं। तो 7 पृथ्वियां अधोलोक में है, और एक के नीचे एक, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे 7। अब 8वीं पृथ्वी कहाँ है? पूरे लोक में 8 पृथ्वियां बताई ना, तो 8वीं पृथ्वी कहाँ है? 8वीं पृथ्वी है ऊपर, ऊर्ध्वलोक में। 7 पृथ्वियां हैं नीचे अधोलोक में, और 8वीं पृथ्वी है ऊर्ध्वलोक में। और ऊर्ध्वलोक में कहाँ है? कि जब 16 स्वर्ग, 9 अनुदेश, 9 ग्रैवियक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, उनके भी बाद में, जिसे हम सिद्ध शिला कहते हैं, वो सिद्ध शिला तो शिला है, वो सिद्ध शिला 8वीं पृथ्वी पर है। तो वो 8वीं पृथ्वी लोक ऊपर ऊर्ध्वलोक में है, और 7 पृथ्वियां अधोलोक में है। इस तरह से पूरे लोक में कुल मिला के 8 पृथ्वियां हैं। तो ये जो हमने देखी थी, ये क्या है? यहाँ मैंने आपको कहा था ना, ये जो यहाँ बेस है, ये चित्रा पृथ्वी, ये जो इसको कहा, ये कौन सी पृथ्वी है फिर? तो ये वास्तव में ये जो 8 पृथ्वियां कही हैं, इनमें से नहीं है। जो पहली पृथ्वी है, उस पहली पृथ्वी का ही ऊपरी हिस्सा, वो ये चित्रा पृथ्वी कहलाती है। तो ये 7 पृथ्वियां कौन कौन सी हैं? इनके नाम है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, जो हम नरक के नाम कहते हैं, वास्तव में नरक पृथ्वियों के नाम है। नरक तो ये 7 नरक भी नहीं है, नरक है 84 लाख, और उनके नाम भी 84 लाख के अलग अलग हैं। उन बिलों के जो नाम है वो उनके नाम है। ये 7 किसके नाम है? ये 7 नरक पृथ्वियों के नाम है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, ये नाम आपको मिल जाएंगे यहाँ अपने इसमें भी दिए हैं, और तत्वार सूत्र में 3रे अध्याय में भी दिए हैं, और यहाँ भी दिए हैं आगे। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ऐसे ये 7 पृथ्वियां हैं। और एक एक राजू के गैप से, 7 राजू का ये है ना, एक एक राजू के गैप से, जो पहले राजू में, तो देखो पहली पृथ्वी तो यहाँ हो गई, ये पहली पृथ्वी, ये अपन ने क्या दिखने के लिए मोटा बनाया है, ये इतना मोटा ऐसा दिखाने के लिए बनाया है। ये है पहली पृथ्वी, यही पहली पृथ्वी है। तो इस पहली पृथ्वी का ये ऊपरी हिस्सा है ना, ये तो चित्रा पृथ्वी कहलाता है, और फिर यहीं से ये रत्न प्रभा पृथ्वी है, और इसी में फिर यहाँ ये पहले नरक और बहुल भाग जो है, ये इसमें आ जाएंगे। तो ये पहली हो गई, ये फर्स्ट, फिर ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, और ये आगे 7वीं। इस तरह से ये 7 पृथ्वियां अधोलोक में है। और ये 7 पृथ्वियां अभी एक एक राजू के गैप से हैं। तो पहले राजू में ये एक राजू, ये 2, 3, 4, 5,
ये पहली, एक, ये दो, ये 3 4 5 6, एक और बनेगा ना, ये 7। इस तरह से ये 7 नरक पृथ्वियां हैं। देखिए थोड़ा चित्र से देखते हैं अपन। हाँ शिमला अभी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? अनम्यूट नहीं हुआ? अपन रहते तो फिर चित्रा पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। हाँ, अपन लोग चित्रा पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। ठीक है। देखिए ये नक्शा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ ताकि ये अधोलोक का है। ये अधोलोक का दिखाई दे रहा है, ये अधोलोक है। इसमें ये सबसे ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा है पीला रंग, पीला, लाल और गुलाबी, ये 3 रंग दिखाई दे रहे हैं। उसके ऊपर ब्लैक लाइन है। तो ये जो ऊपर वाली ब्लैक लाइन है, ये समझ लीजिए ये चित्रा पृथ्वी का ऊपरी, मतलब वो पहली पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है चित्रा पृथ्वी। और ये जो 3 भाग दिखाई दे रहे हैं, ये रत्न प्रभा के हैं। पहली जो भूमि है रत्न प्रभा, पहली जो पृथ्वी है रत्न प्रभा, उसके ये 3 कलर दिखाई दे रहे हैं। और उसका ही ऊपरी हिस्सा, जैसे ऐसे हो ना, जैसे अपनी ये पुस्तक है, अपनी ये पुस्तक है, ये इतनी मोटी है ना? तो ये ऊपरी हिस्सा, यहाँ तो हम रहते हैं, ये चित्रा पृथ्वी हुई। अब ये इसकी इतनी मोटी थिकनेस है ना, इसमें ये 3 हिस्से जो ये पीला, लाल और दिखाई दे रहे हैं, वो इसी के 3 हिस्से हैं। समझ में आ रही? ये पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा, और उस रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक दिखाई देता है, ये पूरी में नरक या जो रचनाएं हैं वो नहीं है। बीच में तो ये सब आकाश है। ये येलो जो दिखाई दे रहा है, वो बीच में खाली जगह है, आकाश है। पृथ्वियों की मोटाई वो अभी अपन देखेंगे, वो पृथ्वियों की जितनी मोटाई है उतने में ही रचनाएं या जो भी जीव रहते हैं, नारकी वगैरह या देव, वो उतने में रहते हैं। बाकी बीच में बहुत सारा हिस्सा खाली है, आकाश है। वहां पर सावर जीव रहते हैं, लेकिन त्रस जीव वहां पर उसमें भी नहीं रहते हैं। तो ये पहली पृथ्वी हुई रत्न प्रभा, फिर ये बीच में आकाश है, फिर वातवलय है। इसके बाद में ये आकाश है, फिर ये दूसरी पृथ्वी आ गई शर्करा प्रभा। देखिए इनके जो नाम है रत्न प्रभा, इनके जैसा इनका वहां ये इनके कहलाते हैं सार्थक नाम, कि जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। कि जहां रत्नों की जैसी प्रभा है जिस भूमि में, जिस पृथ्वी पर, वो कहलाती है रत्न प्रभा। या वहां थोड़ी सी, मतलब थोड़ी लाइट रत्नों की वहां पर है। और जो दूसरी पृथ्वी है उसका नाम है शर्करा प्रभा। ये व्हाइट से दिखाई है शर्करा प्रभा, मतलब जहाँ शर्करा यानी शक्कर, शक्कर की जैसी जहाँ थोड़ी सी चमक, लाइट हल्की सी व्हाइटिश ऐसी दिखाई देती है, वो है शर्करा प्रभा। फिर तीसरी का नाम है बालुका प्रभा। बालुका प्रभा का मतलब है कि बालू मिट्टी की जैसी प्रभा जहां पर पाई जाती है, वो बालुका प्रभा है। और चौथी पृथ्वी का नाम है पंक प्रभा। पंक का मतलब क्या है? कीचड़। पंक बोलते हैं कीचड़ को, पंकज, कीचड़ में जो जन्म ले कमल। तो पंक यानी कीचड़ की जैसी थोड़ी कालीमा लिए हुए। अब ऐसा प्रकाश जहाँ है, मतलब कि थोड़ा अंधेरा सा वहां चालू हुआ है, वो कहलाती है पंक प्रभा। इसके बाद में है धूम प्रभा। धुएं जैसी प्रभा, रोशनी, उजाला जहाँ है। अब हमको लगेगा धुएं का भी उजाला होता है क्या, लेकिन वहां धुआं धुआं सा जहाँ रहता है, इस तरह का कुछ वो ऐसा होता है ना, धुआं दिखता है प्रकाश में भी हमको, वैसा। फिर छठी पृथ्वी का नाम है तम प्रभा। तम प्रभा मतलब जहाँ अंधकार की प्रभा है। अंधकार की भी प्रभा होती है, अंधकार की भी रोशनी चमक होती है। कि रोशनी चमक तो नहीं है, लेकिन जहाँ अंधेरा लगता है, अंधेरा है, ऐसी छठी पृथ्वी, उसका नाम तम प्रभा। और 7वीं पृथ्वी का नाम है महातम प्रभा, जहाँ घनघोर अंधेरा,
जहां पर है वो 7वीं पृथ्वी है, महातम प्रभा। तो देखिए इन पृथ्वियों की मोटाई, इन पृथ्वियों की मोटाई यहाँ आगे नीचे अपने इसमें भी आ रही है, अभी अपन पहले समझ लेते हैं फिर पढ़ लेंगे तो वो वहां रीडिंग करने में समझ में आ जाएगा। मोटाई समझ में आई जो अभी ये दिखाई थी ना, ये एक पृथ्वी कितनी मोटी है, ऐसा मोटाई। तो जो सबसे पहली रत्न प्रभा पृथ्वी है वो 1,80,000 योजन मोटी, ये पहली पृथ्वी की मोटाई थिकनेस वो है 1,80,000 योजन। तत्वार्थ सूत्र में भी लिखा है अपने वृहद्रव्य संग्रह में, जहां अपन पढ़ रहे हैं पेज नंबर 133 पे, वहां भी लिखा हुआ है। आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट करना हो नोट कर सकते हैं। पहली पृथ्वी है 1,80,000 योजन मोटी। फिर दूसरी जो पृथ्वी है, दूसरी पृथ्वी का नाम क्या है, शर्करा प्रभा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं और जिनको ये नाम याद नहीं है वो याद अवश्य करें। 7 पृथ्वियों के नाम, 7 नरक के नाम भी वो कहे जाते हैं, तो ये नाम याद करें। तो रत्न प्रभा है 1,80,000 योजन मोटाई वाली, शर्करा प्रभा है 32,000 योजन की। ये 32, इस चित्र को भी आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ मोटाई लिखी हुई है, यहाँ 32,000 योजन लिखा हुआ है और वो जूम करके देखना पड़ेगा। फिर तीसरी पृथ्वी है बालुका प्रभा, वो है 28,000 योजन मोटी। 28,000 योजन, योजन कितना बड़ा होता है, योजन किस किस को नहीं पता, जितने लोग मुझे दिख रहे हैं उन तो सबको पता है योजन। प्रमिला जी आपको नहीं पता योजन? एग्जैक्ट नहीं, योजन कितना बड़ा होता है, नीलम भाभी बोलिए। 2,000 कोस एक योजन। 2,000 कोस का एक योजन। यहाँ जो योजन की बात चल रही है, देखिए योजन 2 प्रकार से देखे जाते हैं। एक कहलाता है, अपनी भाषा में कहें तो बड़ा योजन, एक कहलाता है छोटा योजन। यानी बड़े योजन को कहते हैं प्रमाण योजन शास्त्र की भाषा में, और छोटे योजन को कहते हैं व्यवहार योजन। तो यहाँ जो 3 लोक की जो अकृत्रिम रचनाओं की जो चर्चा चलेगी वो सब बड़े वाले योजन से काउंट होगी। तो बड़ा योजन होता है 2,000 कोस का एक योजन, और छोटा होता है 4 कोस का एक योजन, व्यवहार योजन जो होता है। अब एक कोस कितना बड़ा होता है, कोस भी कोई अपने लिए सरल शब्द थोड़ी ना है। एक कोस कितना होता है, तो एक कोस में लगभग अप्रोक्सीमेट 3 किलोमीटर लगभग माने जाते हैं। 3 से कुछ ज्यादा होते हैं, पॉइंट्स में आता है वो, लेकिन अपन अप्रोक्सीमेट मान के चलें तो 3 किलोमीटर के लगभग का एक कोस होता है। तो 2,000 कोस का एक योजन, यानी कितने किलोमीटर का एक योजन हो गया है, 6,000 किलोमीटर का एक योजन। यहाँ ये समझना है, यहाँ जो भी योजन चलेगा अभी ये सब बड़ा वाला योजन से चलेगा। छोटा योजन किसमें काम आता है कि जिन अकृत्रिम रचनाओं में, कुछ अकृत्रिम जिनालय वगैरह में यदि होता है तो वहां अलग से इंडिकेट करते हैं कि यहाँ व्यवहार योजन की बात है। अदरवाइज जो मनुष्य तिरंचों के शरीर की नाप होती है, 1 कोस का शरीर है, 2 कोस का शरीर है भोग भूमियों में, वहां पर वो छोटा वाला चलता है। जब भोग भूमियों में बताते हैं ना 2 कोस का शरीर की ऊंचाई, 3 कोस के शरीर की ऊंचाई, तो वहां बड़ा वाला नहीं चलता है, वहां छोटा वाला चलता है। बाकी अकृत्रिम जो रचनाएं हैं, जितने भी द्वीप समुद्र और जो अपन हिमवन महाहिमवन पर्वत वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वो सब बड़े योजन से, यानी 2,000 कोस का एक योजन, उससे चलेंगे। तो अब ये 1,80,000 योजन मोटा पहली नरक पृथ्वी। दूसरी पृथ्वी है 32,000 योजन मोटी। अभी किलोमीटर में लगाना हो तो 32,000 को 6,000 से गुणा कर लेना, तो कितने किलोमीटर की मोटाई उसकी हो गई, मोटाई, लंबाई नहीं, मोटाई समझना। फिर तीसरी पृथ्वी थी 28,000 योजन की मोटाई वाली। चौथी पृथ्वी है वो है 24,000 योजन मोटी, चौथी पृथ्वी पंक प्रभा, ये 24,000 योजन मोटी। 5वीं पृथ्वी है धूम प्रभा, 20,000 योजन मोटी। मतलब इसका एक तरीका ये है कि पहली तो 1,80,000 की है, पहली और दूसरी याद कर लें, दूसरी 32 की है, फिर 4-4 हजार कम करना है, तो 28,000, 24,000, 20,000, छठी है 16,000। यहाँ 4-5, यहाँ 3-4 में अपने को 4-4 हजार योजन कम करना है। और 7वीं पृथ्वी है
वो 8000 योजन मोटाई वाली है, यानी 16000 से आधी। तो थोड़ी सी ट्रिक हमको समझ में आएगी किस तरह से वो कम हो रहा है, तो याद करना हो तो याद करने में आसानी हो जाती है। और जो जो अपनी बुक में लिखा है वो तो सब याद करना ही है, वो अपने कोर्स में है। जो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो फिर भी आप सोच सकते हैं उससे छुट्टी, लेकिन जो बुक में लिखा है वो तो याद करने के लिए लिखा है। तो इस तरह से ये 7 अधोलोक का वर्णन हम देख रहे हैं। अधोलोक में क्या है? अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं। अभी पृथ्वी किसे कहा था कि ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक टच हो रही थी, है ना। ये देखिए इधर इस साइड आपको जो डेप्थ वाला चित्र है इसमें अच्छे से दिख रही है कि ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऐसे पूरा टच हो रही है, पूरे लोक में फैली हुई है। जो रचना है, जो नरक है, नरक बिल है जहाँ नारकी रहते हैं, वो कहाँ पर है? वो पूरे यहाँ से यहाँ तक नरक नहीं है। नरक तो केवल ये जो बीच में ब्लू दिख रही है त्रसनाड़ी, नरक के बिल तो केवल उसमें होंगे, लेकिन ये पृथ्वी पूरे लोक में यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर तक, सब जगह वो पृथ्वी फैली हुई है, इसलिए इसका नाम पृथ्वी है। अब नरक कहाँ है? ये नरक तो केवल त्रसनाड़ी में है, और ये जितनी जितनी पृथ्वी है उस पूरी की पूरी पृथ्वी में भी नरक नहीं है, उसमें भी बहुत जगह खाली रहती है। अभी अपन देखेंगे रचनाएं। तो ये 7 पृथ्वियां हुई। इन पृथ्वियों के नीचे वात वलयों का आधार सभी, पहली पृथ्वी को छोड़ दें, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, इन सभी पृथ्वियों के नीचे आपको ये डॉट डॉट ऐसे डैश डैश दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को चित्र में? थोड़ा आप लोग और जूम कर लें, अगर नहीं हो रहा है मेरे इसमें, आप लोग अपने हाथ से जूम कर सकते हैं। तो ये जो 3-3 डॉट डॉट वाली लाइनें दिख रही हैं, ये वात वलय हैं, यानी वात वलय लोक के चारों तरफ भी हैं, और जहां ये पृथ्वियां हैं, ये 8 पृथ्वियां जहां हैं, 8 पृथ्वियों के नीचे भी वात वलय है। तो यहाँ पहली पृथ्वी के, दूसरी पृथ्वी के नीचे वात वलय दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद में जो येलो, लाइट येलो जो स्पेस दिखाई दे रही है, ये सब आकाश है। अब वात वलय भी नहीं है उस जगह, वो केवल आकाश द्रव्य, खाली जैसा जो अपन बोलते हैं, वो है वहां पर। इसी तरह से आगे तीसरी पृथ्वी के नीचे भी वात वलय और फिर आकाश, फिर चौथी पृथ्वी, उसके बाद वात वलय, फिर आकाश, पांचवी पृथ्वी, वात वलय और आकाश, छठी पृथ्वी, वात वलय और आकाश, ये तो हो गई। और फिर ये सातवीं पृथ्वी, इसके बाद में भी वात वलय है, और उसके नीचे क्या है? तो कल परसों हमने देखा था कि ये सातवीं पृथ्वी के नीचे एक राजू जितनी जगह में क्या है? कलकल भूमि या कलकल पृथ्वी। ये पृथ्वी का मतलब ऐसी वाली पृथ्वी नहीं है, वो सामान्य हम पृथ्वी शब्द है, वहां कलकल भूमि भी बोलते हैं उसको, कलकल भूमि इसका नाम है। और यहाँ पर निगोदिया जीव रहते हैं, बादर नित्य निगोद जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो निगोदिया जीवों का रहने का स्थान, मतलब इस जगह केवल निगोदिया जीव पाए जाते हैं, और बाकी जगह पे तो निगोदिया भी हैं और दूसरे भी हैं, स्थावर भी हैं, लेकिन इस जगह में केवल निगोदिया जीव, लेकिन अकेले नित्य निगोद ही पाए जाएं ऐसा नहीं है। नित्य निगोद, इतर निगोद, सभी तरह के निगोदिया जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। बोलिए मीनू। मैं ये पूछ रही हूँ, कलकल पृथ्वी भी तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। कलकल पृथ्वी भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी जाती है, फिर इसको पृथ्वी नहीं कहते? पूरी जा रही है पृथ्वी कह रहे हैं, लेकिन इसकी काउंटिंग वो 7-8 पृथ्वियों में नहीं है, मतलब काउंटिंग नहीं है बस। वैसे काउंटिंग नहीं, और ये कोई उस तरह की वो जो बेस देने वाली भूमि है वैसे नहीं है, बस वो उस जगह का नाम कलकल भूमि है, इसलिए। बोलिए सुधा जी। बता रहे कि 7 राज्यों में अधोलोक बना हुआ है पूरा, तो फिर कलकल भूमि भी 7 राज्यों में आ रही है कि 7 राज्यों के? हाँ, वो एक राज्य में तो कलकल भूमि है एक, तो अब आप देख लीजिए जो 7 पृथ्वियां हैं वो 6 राज्यों में उनको जगह मिलेगी, इसीलिए हमने अभी ये देखा था ना बोर्ड पे। ये जो अभी हमने देखा था, देखिए हमको 6 राजू मिले हैं, 6 राजू में हमको 7 भूमियां बनानी है, एक राजू तो कलकल भूमि का ही है,
समझ में आ रही बात? 7 राजू का टोटल अधोलोक है। 7 राजू के अधोलोक में उसमें से एक राजू में तो अपने पास नीचे का निकल गया, कलकल भूमि का ही हो गया एक राजू पे, तो 6 राजू बचे। 6 राजू में हमको 7 भूमियां बनानी है, इसीलिए ये पहली यहां से लेकर और ये दूसरी जहां पर खत्म हो रही है वहां तक पूरा एक राजू, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये ना, ये यहाँ से शुरू हुआ और एक राजू कहाँ पूरा होता है? एक राजू यहाँ पूरा होता है, तो ये एक राजू में ये पहली और दूसरी ये एक राजू में हो गई। आवाज कहाँ से आ रही है? ये एक राजू में ये पहली भूमि और ये दूसरी ये एक राजू में हो गई, फिर दूसरे राजू में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवे में ये और छठे में ये। इस तरह से 6 राजू में 7 भूमियां, 6 राजू में 7 भूमियां और फिर 7वें राजू में कलकल भूमि। तो एक राजू की कलकल भूमि है और बाकी का जो ऊपर का 6 राजू है उसमें 7 भूमियां, यानी 6 पार्टीशन लगेंगे ना तो 7 भूमियां बन जाएंगी। 7 खंड हमको बनाने हैं तो पार्टीशन कितने लगाने पड़ेंगे? पार्टीशन 6 ही लगेंगे, 6 लगाएंगे तो 7 बन जाएंगे। एक पार्टीशन लगाते हैं तो 2 बन जाते हैं। एक लाइन खींची तो 2 खंड बन गए कि नहीं? पेपर में कागज में हम अंतर लिखते हैं तो एक लाइन में 2 खंड बनते हैं, 2 पार्ट बनते हैं। तो ऐसे ही हमको 7 पार्ट करने तो 6 लाइन में बन जाएंगे। हो गया आपका प्रश्न? बोलिए शिमला भाभी। तो ये इसके रत्न प्रभा के नीचे आकाश भी नहीं है और तीनों अकल्य भी नहीं है। रत्न प्रभा के नीचे आकाश है ना, रत्न प्रभा के नीचे आकाश भी है और वातवलय भी है। वो इसमें यहाँ दिख नहीं रहे, एक्चुअल में है, वातवलय भी है और आकाश भी है, दोनों। तो पहली भूमि से ही शुरू है आकाश और वातवल्य। हाँ, यानी पहली भूमि की मोटाई जो है, देखिए ये एरिया तो है एक राजू का, है ना? मेरा मार्कर कहाँ गया? ये रहा, देखिए समझ लीजिए ये है अपने पास में अभी, ये एक भूमि, ये मोटाई है 1,80,000 योजन की, ये मोटाई है। और ये जो है पूरा, इसको भी ऐसे, ये 10 नाड़ी है ना, ये 1,80,000 योजन की मोटाई का तो ये है पहली पृथ्वी। और ये जो अपने पास हिस्सा है ये है एक राजू का, एक राजू का हिस्सा है। एक राजू के बाद में फिर अगली भूमि चालू हो रही है। तो अब ये जो 1,80,000 योजन के बाद का जो जगह है उसमें क्या होगा? वो खाली है ना, वहां आकाश है। जैसे यहाँ देखिए, ये दूसरी में समझ में आएगा आपको, पहली में तो वो लाइन है। अब ये यहाँ ये दूसरी भूमि है, व्हाइट वाली लाइन दिख रही है? इधर देखिए अब चित्र में, स्क्रीन पे चित्र में, ये व्हाइट वाली लाइन है, व्हाइट वाली लाइन है दूसरी भूमि। और इसके बाद में ये जो मिट्टी के रंग की है पीली सी, ये तीसरी भूमि। तो दूसरी भूमि की मोटाई है 32,000 योजन, है ना? और ये दूसरी से तीसरी तक की जो जगह है, दूसरी से तीसरी कितनी दूर है? एक राजू, एक राजू की दूरी है, एक राजू की दूरी है और उसकी मोटाई तो केवल 32,000 योजन ही है। अभी एक राजू में से 32,000 माइनस करो तो वो तो हम असंख्यात योजन है, हम माइनस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बहुत सारी जो जगह बची है असंख्यात योजनों की, वो सब क्या है? वो सब खाली है, वो आकाश है। ऐसे सभी में, ये सब में ये, क्योंकि इनकी मोटाई पूरी एक राजू जितनी नहीं है। ये जो पृथ्वियां हैं इनकी मोटाई तो 24,000 योजन और गैप तो पूरा एक ही राजू का है। तो फिर बीच में क्या है कि बीच में वातवलय है, वातवलयों की मोटाई कोई 4 योजन 5 योजन इतनी सी 10-20 योजन टोटल मिला के वातवलयों की मोटाई है। तो फिर क्या है बाकी? वो सब खाली है, आकाश। जैसे अपने घर में सीढ़ियां नहीं होती है, सीढ़ियां होती हैं तो वो जो सीढ़ियों की पट्टी है मार्बल की,
उसकी तो जो मोटाई है वो मोटाई है, फिर पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के बीच में वो गैप खाली तो होता है भाई, चढ़ेंगे तो वो खाली होगा ना वो जगह, बस उसी तरह से ये बीच में वो खाली है। जिनका हो जाए वो हैंड डाउन कर ले। जो आपने जो रत्न शर्करा बताई है ना रेड कलर की, उसके नीचे जो दो लाइनें हैं वो कलर जो है वो रत्न शर्करा रेड, ये 3 है ना, येलो रेड और पिंक। ये अभी अपन आज अभी इसकी चर्चा नहीं की है क्या है। ठीक है। ये पहली जो पृथ्वी है उसके 3 हिस्से हैं। हाँ वो अभी अपन ने चर्चा, मैं देख रही हूँ पहले प्रश्न हो जाए, टाइम बचे तो इसको नई बात को छेड़ू, नहीं तो फिर। ठीक है। अबहुल और वो पृथ्वी है क्या? हाँ वो यही है, वो पहली पृथ्वी के जो 3 भाग है ना, खर पंख और अबहुल, ठीक है वही है। ठीक। और किसी को प्रश्न है? देखिए, तो ये जो पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा, उस पहली पृथ्वी के ये हमने मोटाई देख ली। अब इसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई में 1,80,000 योजन की मोटाई है। इस मोटाई में इसके 3 हिस्से हैं, 3 भाग हैं। पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं। कितने बड़े बड़े हैं? पहला भाग है वो 16,000 योजन का है। दूसरा भाग है वो 84,000 योजन मोटाई वाला है। और तीसरा भाग है वो 80,000 योजन की मोटाई वाला है। पहला भाग 16,000 योजन मोटाई, ये आपको अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप में 139 पेज पे भी मिल जाएगा। और यहाँ अपने इसमें जिनके पास द्रव्य संग्रह है उनके पास द्रव्य संग्रह में 133 पेज पे, अदरवाइज तत्वार्थ सूत्र वाली बुक में 139 पेज पे ये सब बातें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। तो 3 भाग हैं। ये जो पहला पृथ्वी है रत्न प्रभा पृथ्वी, इसके 3 भाग हैं। पहले भाग का नाम खर भाग, दूसरे भाग का नाम पंख भाग और तीसरे भाग का नाम अबहुल भाग। खर, पंख और अबहुल। यहाँ जो येलो कलर की लाइन दिख रही है ये है खर भाग, रेड वाली दिख रही है ये पंख भाग, और पिंक जो दिख रही है वो है अबहुल भाग। ऐसे ये 3 भाग, वो पहली जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसकी जो 1,80,000 योजन की टोटल मोटाई थी, उस टोटल मोटाई के 3 हिस्से हैं। पहला 16,000 योजन मोटाई वाला खर भाग, दूसरा 84,000 योजन वाली मोटाई वाला पंख भाग, और तीसरा है वो 80,000 योजन की मोटाई वाला अबहुल। तो 16 और 84 84 ये हो गए 1,00,000, और फिर 80 और, तो 1,80,000 योजन टोटल ये मोटाई हो गई। अभी इनमें क्या है, कौन रहते हैं, वो चर्चा अपन कल करेंगे कि वास्तव में ये 3 हिस्से हैं, इन 3 हिस्सों में कौन कौन रहते हैं और यहाँ क्या रचनाएं होती हैं। इस तरह से अभी की बात अपन यही पूरी करते हैं। प्रश्न हो किसी को तो पूछ लीजिए। और आप लोग अपने हाथ से चित्र बनाइए, टूटा कैसा टूटा फूटा मतलब रफली जो भी हो, लेकिन अपने हाथ से चित्र बनाएंगे तो वो चीज क्लियर भी होती है और समझ में भी आती है। यदि इस तरह की कोई स्लेट या वो है तो उस पे बना के ट्राई करें, अदरवाइज कागज पे बना के और खुद अपने हाथ से लाइन खींचे तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि है क्या वहां पर। बोलिए रेणु जी। मैं बोल रही थी कि जो चित्रा पृथ्वी है उसका ही भाग है क्या रत्न प्रभा पृथ्वी? उसी से मतलब पूरी टच में है कि वो अलग पार्ट है? रत्न प्रभा का भाग, चित्रा पृथ्वी का भाग रत्न प्रभा नहीं है। रत्न प्रभा का ही जो ऊपरी हिस्सा है ना, ये पूरी पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा है। ये पूरी पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा है ना। इसमें लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको ही चित्रा बोलते हैं। नाम ये है तो पूरी पृथ्वी रत्न प्रभा, लेकिन इसके ऊपरी भाग को बोल देते हैं चित्रा। अभी ये जो 16,000 योजन की मोटाई हमने देखी पहले भाग की, उसमें 16 नाम अलग अलग हैं, ऐसे नाम है। पृथ्वी शब्द से ही उनके 16 नाम अलग अलग हैं, तो वो उसका ही नाम है। पृथ्वी तो है, मेन पृथ्वी तो है रत्न प्रभा, उसके ऊपरी हिस्से को ही बोलते हैं चित्रा पृथ्वी। वो अलग नहीं है कोई, तो ये जो उसी का ऊपरी भाग है। तो सुमेरु पर्वत की जो जड़ है वो मतलब वो चित्रा पृथ्वी में है। वो चित्रा पृथ्वी 1,000 योजन की मोटाई वाली है।
उसी में उसकी जड़ है। नीचे तक नहीं जाती है वो, रत्न प्रभा तक तो टच नहीं होगी। नहीं, वो रत्न प्रभा का ही हिस्सा है, लेकिन वो समझ गई मैं। चित्रा पृथ्वी में ही रहेगी। उसके नीचे जो वज्रा, वैडूर्या और पृथ्वियां हैं उनमें नहीं जाएगी। और जो आप जैसे मोटाई अपने बोल होता रहे है हो, ना, जैसे अपने ये कमरे में इधर है अंदर, उसको हम बोलते हैं सीलिंग, और इसके ऊपर अपन चल जाते हैं सीढ़ियां चढ़ के, तो वो छत है, वो उसका ऊपरी हिस्सा है, और ये इसका अंदर का हिस्सा है, ऐसा। तो वो जो चित्रा पृथ्वी है वो ऊपर का छत का हिस्सा हो गया, समझ लीजिए। और ये जो खर भाग, पंख भाग, बहुल भाग है, ये अंदर के हिस्से हैं। और एक आप बोल रहे हो मोटाई, तो मोटाई ऐसे होगी क्या, लंबाई ऐसे होगी? हाँ, गहराई नहीं मोटाई है ना तो ये? अब जो मोटाई कह रहे हैं उसको गहराई नहीं देखना, अभी मोटाई ऐसे, हाँ वही मैं, अभी ऐसे मोटाई जैसे देखना। कल आप हाँ, हाँ, कल आप गहराई और मोटाई वो तो एक ही बोल रहे थे वो ना, हम इसीलिए। उसमें देख रहे थे, तब हम उसको गहराई या मोटाई कह रहे थे। अभी अब हम इस तरह से देख हाँ रहे हैं, तो अब इसको थिकनेस कहेंगे, ऊंचाई कह सकते हैं, ऊंचाई भी शब्द कह सकते हैं कि हाँ, इसकी ऊंचाई। लेकिन अब वो और वो लंबाई ऐसे हो गई। हाँ, लंबाई तो पृथ्वी तो पूरी जैसे जितनी भी है, फ्रंट से है तो अलग अलग है सबकी पृथ्वियों की। सबसे नीचे वाली 7 राजू है, फिर उसके ऊपर थोड़ी कम होगी, कम होगी, कम होगी। तो पृथ्वियों की ये देखिए, ये फ्रंट पे से देखेंगे, सामने से देख रहे हैं, तो ये चौड़ाई हर जगह अलग अलग है, हर पृथ्वी की दिख रही है। सबसे नीचे वाली ज्यादा चौड़ी है, फिर छठवीं थोड़ी कम चौड़ी है, ये चौड़ाई घटती जा रही है ना, तो चौड़ाई अलग है फ्रंट से। लेकिन उत्तर दक्षिण जैसे एक जाएंगे राजू तो आ जाएगा ना अपने मध्य लोक, हाँ, मध्य लोक ये के एक कृष्ण में राजू, तो एक राजू आ ये एक जाएगा। राजू है। लेकिन उत्तर दक्षिण जाएंगे तो सबकी चौड़ाई मतलब वो 7 राजू ही है। उत्तर दक्षिण सबकी लंबाई कितनी है, हर पृथ्वी 7 राजू ही है। अंदर की उसमें जाएंगे तो गहराई, डेप्थ में। गहराई में, डेप्थ में। ठीक है, बोलिए सुधा जी। म्यूट हो गए आप, वापस अनम्यूट करिए। ऊपर जो सिद्धशिला भूमि पे जो सिद्ध पुरुष विराजमान होते हैं, तो असंख्यात में आते हैं या अनंत में आएंगे? अनंत मतलब गिन सकते हैं अपन या नहीं गिन सकते हैं? फिर से बोलिए, आपकी शुरू की बात समझ नहीं आई। ऊपर जो सिद्ध परमेश्वरी भगवान विराजमान है, ऊपर सिद्ध उधर लोक से ऊपर, तो उनको अपन मतलब काउंटेबल मतलब गिन सकते हैं क्या उनको अपन? असंख्यात में आएंगे या अनंत में आएंगे? ये तो भगवान अनंत है। अनंत आएंगे ना? हाँ, पर अभी ये प्रश्न कहाँ से आ गया, तो कोई प्रकरण ही नहीं है। तो आप सिद्ध शिला कहते हो तो एकदम वो दिमाग में आया कि मन सिद्ध अनंत है, भगवान अनंत है, अनंत है। अनंत की संख्या में। ठीक। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री